नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेई के सेट नंबर 7 को, जो एग्ज़ाम आपके 18 दिसंबर 2024 और पहली शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग के सेट के। लेकिन क्वेश्चंस पर आने से पहले अगर मैं बात करूं तो ये सेट भी पीछे के 6 सेट से सिमिलर ही था। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस बने हैं, यानी लेवल की भी अगर हम बात करें तो वही इजी टू मॉडरेट लेवल, एक दो क्वेश्चन मॉडरेट होंगे, थोड़े से टाइम टेकिंग होंगे, अदरवाइज बिल्कुल इजी क्वेश्चंस इस पूरे सेट में पूछे गए। तो आइए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, और वो जानकारी है कुछ बैचेस से रिलेटेड। और ये आप मेरे पीछे अगर देख रहे हो तो कुछ बैचेस के आपको पोस्टर्स नजर आ रहे हैं। तो अगर आप अपने बैंक, एसएससी और रेलवे के सारे एग्जाम्स की अगर हम लोग बात करें, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं और आपको अपनी तैयारी में थोड़ी बहुत भी कमी लग रही है, तो यहाँ आपके पास फाउंडेशन बैच से लेकर प्रैक्टिस बैच, ये सभी तरह के बैचेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि अभी जो अपकमिंग टारगेट एग्जाम है जो एक्सपेक्टेड है, वो है ग्रुप डी का एग्जाम। चाहे आप एनटीपीसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ आपको फाउंडेशन के साथ साथ प्रैक्टिस बैचेस भी मिल जाएंगे। और न्यू ईयर ऑफर अभी चल रहा है, और वो न्यू ईयर ऑफर के तहत आपको हर एक बैच में 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो बेटा, इसमें ऑलरेडी 75 किया जा चुका है। 199 की फीस को मात्र 51 रुपीज में लिया जा रहा है, तो ऑलमोस्ट 75% का डिस्काउंट आपको यहाँ मिल जा रहा है। बाकी सभी बैचेस में आप जो प्राइसेस अभी देख रहे हैं उनमें आपको 75% का ऑफ मिल जाएगा। इसके लिए आपको बस करना ये होगा, मैथ्स बाय डीपी सर ऐप डाउनलोड, और डाउनलोड करने के साथ साथ जो भी बैच परचेज करोगे तो पेमेंट करने के टाइम पर एक कूपन कोड लगाना, और कूपन कोड इज 2025। बस ये अप्लाई कर दीजिएगा, आपको 75% का ऑफ भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेट के पहले क्वेश्चन से। सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, हमें पहले चिन्हों को आपस में बदलना है और कैलकुलेट कर देना है। देखिए बोला गया प्लस और माइनस को परस्पर बदल दे, यानी प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस लगा दिया। उसी तरह बोला गया मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में बदल दीजिए, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड लगा देना है और इसे कैलकुलेट कर देना है। तो अगर आप इसको ध्यान से समझिएगा तो ये नंबर अब बन गया है 34 इंटू 33 अपॉन 22 माइनस 19 प्लस 40। देखिए ये 11 बार से 3 बार में जाएगा, ये 2 बार में, और 17 गुना 2 34, तो 17 गुना 3 51 माइनस 19 प्लस 40। तो 51 प्लस 40 91, और 91 से 19 घटाने पर 72 हो जाएगा, यानी 72 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ आंसर था 72। ओके, ये थोड़ा सा मैं ऐसे ना, हाँ, छोटा कर रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा तो नीचे आपको चार चार नंबर के दो ग्रुप दिए गए हैं, और हमें इन दो ग्रुप के बीच का रिलेशन समझना है ना, कि इनके बीच जो नंबर्स हैं, नंबर्स में आपस में विद इन द ग्रुप क्या रिलेशन है। जैसे 19, 57, 114 और 134। तो 19 का अगर हम 3 गुना करेंगे तो 57 बनेगा, 57 का 2 गुना करेंगे तो 114 बनेगा, और 114 में 20 जोड़ दीजिएगा तो 134 बनेगा। तो पहले नंबर को 3 से गुना करेंगे, दूसरा नंबर बन गया, दूसरे नंबर को 2 से गुना करेंगे, तीसरा नंबर बन गया, और तीसरे नंबर में 20 जोड़ दीजिए, चौथा नंबर बन जाएगा। क्या यहाँ पे भी सेकंड ग्रुप में भी ऐसा ही हो रहा है? तो देखो 21 गुना 2 63, 21 गुना 3 63, 63 गुना 2 126, और 126 में 20 जोड़ दीजिए, यानी पहले नंबर का 3 गुना, दूसरे नंबर का 2 गुना, और तीसरे नंबर में 20 जोड़ना है। जैसे देखो 18 गुना 3 54, 54 गुना 2 कर रहे हैं 108, 108 में लेकिन यहाँ प्लस 10 दिख रहा है, हमें प्लस 20 चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। देखिए सेकंड ऑप्शन 17 गुना 3 51, 51 गुना 2 102, और 102 में भी फिर से 10 का ही अंतर है, यानी ये भी नहीं है। हाँ ये देखते हैं, 20 गुना 3 60, 60 गुना 2 120, लेकिन यहाँ तो 60 जोड़ा जा रहा है, यानी हमारा आंसर ऑप्शन 4 ही होगा। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हैं, चेक कर लीजिए। 16 गुना 3 48, 48 गुना 2 96, और यस 96 में 20 जोड़ने पर 116 बन जा रहा है।
ठीक है, ये इसमें ना कुछ बहुत ही लंबा चौड़ा ये सारी चीजें लिखी जाती है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती नहीं है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। बिल्कुल सेम पैटर्न के पिछले 6 सेट्स में भी क्वेश्चन मिले हैं और हमने इसे सॉल्व करने का तरीका सीखा था। हम यहाँ अप्लाई करते हैं NESW मेथड। तो आइए NESW लगाते हैं। देखिए बोला गया तपन बिंदु A से शुरू करता है और दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है, तो दक्षिण के नीचे 8 लिख दीजिए। फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो साउथ का दाएं तो दाईं ओर आ जाएंगे। दाएं मुड़ने के लिए दाईं ओर, बाएं मुड़ने के लिए बाईं ओर, यानी वेस्ट और वेस्ट की ओर चला 5। फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, तो वेस्ट का दाएं यानी नॉर्थ, और नॉर्थ चला है 12 किलोमीटर। और फिर वह दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, तो नॉर्थ से भी दाएं आ जाएंगे यानी ईस्ट 9 लिख लेंगे। और अंतिम बार दाएं मोड़ लेता है और 4 किलोमीटर की ड्राइव करता है, यानी ईस्ट से भी दाएं मुड़ गया यानी साउथ की ओर मुड़ गया बच्चों, और साउथ की ओर 4 किलोमीटर चला। तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए इसमें हम लोग को डिस्टेंस जब भी निकालना होता है तो डिस्टेंस निकालने का एक रूल होता है। रिजल्टेंट डिस्टेंस निकालना जब भी हो तो रूल ध्यान रखिएगा, सेम डायरेक्शन की वैल्यू आपस में ऐड होती है और ऑपोजिट डायरेक्शन की वैल्यू आपस में सब्ट्रैक्ट होती है। यानी साउथ का देखो 8 + 4 कर देंगे तो 12 हो जाएगा, और बेटा नॉर्थ का भी 12 है, तो नॉर्थ और साउथ चूंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो नॉर्थ के 12 से साउथ का 12 कट जाएगा। अब देखो ईस्ट का 9 और वेस्ट का 5 बचा है, तो ईस्ट और वेस्ट को घटा दीजिए तो ये 4 किलोमीटर बचा, और ये वैल्यू बची है कौन सी दिशा की, ईस्ट की। यानी हम यहां से ये समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति आरंभिक स्थान से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर है ना, 4 किलोमीटर ईस्ट में। लेकिन देखो सवाल क्या पूछा है, बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर, अब उसे वापस बिंदु ए पर आना है, यानी अंतिम की पोजीशन से स्टार्टिंग की पोजीशन पर आना है। तो ये जो डायरेक्शन निकलता है ना, ये स्टार्ट से एंड का निकलता है, लेकिन हमें एंड से स्टार्ट की ओर आना है, इसलिए डायरेक्शन को ठीक उल्टा कर देना होगा। डिस्टेंस तो इतना ही रहेगा 4, लेकिन चूंकि वापस आना है तो वापस आने के लिए हमें 4 किलोमीटर ईस्ट की बजाय ईस्ट का उल्टा कर देंगे वेस्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 किलोमीटर टू द वेस्ट। 4 किलोमीटर से पश्चिम की ओर चलना पड़ेगा। आइए चलिए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला यार इफ 1 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट, जितने ऑड डिजिट है सब में 1 ऐड कर देना है, ठीक है। जितने ऑड है देखो, जैसे ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड, इन सभी में 1 ऐड होगा। एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट, तो जो भी इवन डिजिट है उनमें से -1 होगा। तो ये सारे इवन है, इनमें से -1, जिनके ऊपर मैं लाइन लगा रहा हूं वहां से -1, नीचे वाले में +1। देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द लास्ट एंड द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। तो बेटा लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट तो ये है और लास्ट डिजिट ये है, दोनों के दोनों बेटा इवन है, यानी दोनों से 1 माइनस होगा। 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, और 2 में से 1 घटाएंगे 1, इन दोनों के बीच का अंतर पूछा गया। अंतर जो होगा वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6। 7 - 1 6। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। आइए ये देखते हैं। बोला जा रहा बी इज द फादर ऑफ ए, बी ए का पिता है, तो ए का पिता बच्चों बी को बना दिया। सी इज द ब्रदर ऑफ ए, ए का भाई कौन है, सी है। एंड डी इज द वाइफ ऑफ सी, सी की पत्नी कौन है, तो बेटा डी है। एंड ई इज द सन ऑफ डी, ई जो है वो सी डी दोनों का ही बेटा कहलाएगा ना, दोनों का ही बेटा कहलाएगा। तो देखो सवाल क्या पूछा गया, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है, यानी हम ई से बी की ओर जाएंगे तो ई के पिता और पिता का पिता, ई के पिता और पिता का पिता, पिता का पिता यानी फादर्स फादर, तो ई के पिता होंगे बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। बोला जा रहा है 7 बॉक्सेस E F G H T U V are kept one over the other but not necessarily in the same order। तो 7 बॉक्सेस, हम 7 बॉक्सेस की पोजीशन बना ले। देखो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, थोड़े से लगता है हाँ भाई टाइम लगेगा, लेकिन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि इन्हें पढ़ना पड़ता है, 3-4 सेंटेंसेस होते हैं, उन्हें पढ़ने में जो टाइम लगेगा बस उतना ही लगता है। बाकी क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जानकारियां यहाँ पर्याप्त मिल रही हैं आपको, ठीक है। अब जैसे देखो क्या बोला गया, ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो ई, यानी ई के नीचे केवल 2 डिब्बे रखे गए, यानी नीचे से 2 डिब्बे को छोड़ दीजिए
और इसके ऊपर ई को रख लीजिए, ठीक है। ओनली वन बॉक्स इज केप्ट अबव टी, टी के ऊपर केवल एक डिब्बा रखा गया है, यानी ऊपर से एक डिब्बे को छोड़ दो, यानी दूसरे स्थान पर टी आ जाएगा। अब देखो बोला गया ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन टी एंड यू, यानी टी और यू के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है, यानी टी और एक डिब्बे के ऊपर तो यू आ नहीं सकता क्योंकि ऊपर में केवल एक ही डिब्बा है, इसका मतलब टी के एक डिब्बे के नीचे यू को रखना पड़ेगा, तो टी के एक डिब्बे के नीचे यू को रख लिया। आइए नेक्स्ट देखिए, बोला गया जी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो एफ, जी को रखा जा रहा है एफ के ठीक नीचे, मतलब जी और एफ लगातार आएंगे, और लगातार के लिए देखो यहां केवल एक स्थान, यहां एक स्थान, लगातार के दो स्थान केवल यही खाली हैं, तो बेटा एफ के ठीक नीचे यदि जी को आना है तो उनका स्थान छठा और सातवां ही संभव है, और कुछ संभव नहीं है। V is kept at some place below H, तो अब देखो दो ही बक्से बचे, एक V और एक H। बोला गया H के नीचे कहीं V है, मतलब जो दो रिक्त स्थान दिख रहे हैं उनमें से ऊपर वाले में H आ जाएगा, नीचे वाले में V आ जाएगा, ठीक है। बोला गया हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन H एंड F, तो बच्चों H और F के बीच कितने बक्से हैं, गिन लो, 1 2 3 4, 4 है, तो हमारा आंसर होगा 4, हमारा आंसर होगा 4। आइए नंबर सीरीज, नंबर सीरीज से जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि क्वेश्चन हो सकता बहुत अच्छा पूछा गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बड़े आसान आसान क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिले हैं। नंबर सीरीज तो आपको मुफ्त के मार्क्स दे रहा है, जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन, 18 प्लस 6 करिएगा तो 24 होगा, 24 में 10 जोड़िएगा 34, 34 में वापस 6 जोड़िएगा 40, 40 में वापस 10 जोड़िएगा 50, तो 6 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 10, तो अगला प्लस 6 होना चाहिए, यानी हमारा आंसर कितना सिंपल था, 56। कुछ भी नहीं करना था बच्चों। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, आपसे बोला जा रहा है 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई, प्रत्येक का वजन अलग अलग है, सबसे भारी कौन है। तो देखो बेटा हमें 5 व्यक्तियों का स्थान बना लिया, 1 2 3 4 और 5। पहली जानकारी देखिए क्या बोला जा रहा है, ए इज हेवियर देन सी बट लाइटर देन डी, ए सी से भारी है लेकिन डी से हल्का है, तो सी से जो भारी है वो ऊपर, जो हल्का है वो नीचे, तो सी से भारी और डी से हल्का, डी ए सी। इसमें से तो 5 में से 3 का ही पता चल रहा है, तो जब 3 का ही पता चल रहा है तो हम कैसे ये तय कर सकते हैं कि इनमें से सबसे भारी यानी पहले स्थान पर कौन आएगा, यानी पहले वाले स्टेटमेंट की जानकारी अकेले पर्याप्त तो नहीं है। अच्छा अगली जानकारी देखिए, बोला जा रहा है बी इज नॉट द हैवीएस्ट, चलो बी तो सबसे भारी नहीं है, अब बचते हैं बाकी के सेकंड वाले पॉइंट के हिसाब से, एंड ई इज नॉट द लाइटेस्ट, ई बच्चों सबसे हल्का तो नहीं है, ई सबसे हल्का नहीं है, यानी सेकंड वाले से भी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि सबसे भारी कौन है। अब हम इन दोनों को मिला भी देना तो बेटा डी ए सी, इनके बीच कोई है या नहीं है ये भी नहीं बताया गया हमें, और इनका कोई भी क्रम हो सकता है, डी ए सी यहां हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, तो बेटा हम इनकी पोजीशन को अभी भी फिक्स नहीं कर सकते, जब पोजीशन फिक्स नहीं होगी तो सबसे भारी कौन है इसका पता नहीं बताया जा सकता, यानी इन दोनों जानकारियों को मिला भी देना तो भी ये दोनों के दोनों पर्याप्त नहीं है, ठीक है, यानी हमारा आंसर ऑप्शन 4 होगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस कोडिंग, हमें निकालना किसका कोड है, तो देखो रोजेस का कोड निकालना है, और हमें बस ये देखना है रोजेस है कहां कहां, देखो पहले स्टेटमेंट में रोजेस है, दूसरे में रोजेस है, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, रोजेस के अलावा तो और कुछ कॉमन नहीं है, तो कोड भी तो इन दोनों के लिए कॉमन होगा, इन दोनों के कॉमन कोड में देखिए तो MH कॉमन दिख रहा है दोनों में, अगर MH कॉमन दिख रहा है तो हम कह सकते हैं कि रोज का कोड MH ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाँ इस पैटर्न पर क्वेश्चंस काफी सारे आपके देखे गए हैं, मतलब लगभग हर सेट में आरआरबी जेई के सेट में इस पैटर्न पर एनालॉजी पूछा गया है। इसको अप्रोच हम कैसे करेंगे, तो हमेशा हम ऑप्शन की मदद लेते हैं, जैसे आपको हैश, हैश के स्थान यानी पहले स्थान पर क्या क्या आएंगे 3 लेटर्स, और परसेंटेज मतलब लास्ट वाले स्थान पर क्या क्या आएंगे। इसको करने का तरीका यह है कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इन चारों ऑप्शन में किसी एक प्लेस पर कॉमन कौन कौन से लेटर दिख रहे हैं, जैसे अगर आप देखोगे हैश में
जो 3 लेटर रखना है उनमें से यहाँ पहला 2 ईएम है, यहाँ भी ईएम है, इस ऑप्शन में भी ईएम है, इस ऑप्शन में भी ईएम है। मतलब पहला 2 तो तय ही हो गया, एक ई होगा और एक एम होगा। अब क्या करेंगे, पहले ग्रुप का पहला लेटर और दूसरे ग्रुप का पहला लेटर, इनके बीच का गैप देख लीजिए। तो बेटा यहां अगर ई है और जी है तो ई प्लस टू बेटा जी होता है, उसी तरह एम प्लस टू बेटा ओ होता है। मतलब दोनों में प्लस टू हो रहा है, तो एच और पी के साथ भी प्लस टू होना चाहिए, यानी एच प्लस टू करेंगे तो जे आएगा, पहला लेटर जे आना चाहिए। देखो सभी ऑप्शन में पहला लेटर जे है, बिल्कुल है। और उसी तरह ओ पी प्लस टू करेंगे तो आर आएगा, सेकेंड लेटर सभी में आर आना चाहिए। देखो आर भी आ रहा है लेकिन इस ऑप्शन में नहीं आ रहा, तो ये तो निकल गया। ठीक है, ये निकल गया। अब अगर टू का ही डिफरेंस आ रहा है तो थर्ड में भी शायद टू का ही आना चाहिए, यानी के से 2 लेटर पीछे वाला लिख लो। के से 2 लेटर पीछे क्या आता है, आई, यानी आई प्लस टू के, तो उस तरीके से एल प्लस टू एन आना चाहिए। यानी अगर यहां तीसरा लेटर आई है तो इसमें तीसरा लेटर एन आना चाहिए। देखो अगर तीसरा लेटर आई है तो इसमें तीसरा लेटर एन आना चाहिए। वो आपको केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे ये भी क्वेश्चन डेसिमल में है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको केवल और केवल डिफरेंस निकालना है। यानी अगर 64 को 61.7 बनाना, यानी इससे 2.3 घटा लिया, 61.7 को 59.4, ये भी 2.3 लेस है, 57.1 बनाने के लिए भी 2.3 लेस करना होगा, तो बेटा 57.1 से भी 2.3 लेस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 54.8। तो हमारा आंसर हो जाएगा 54.8। मतलब सेकंडों में आप आंसर कर सकते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें। ऑड वन आउट, अल्फाबेट की ऑड वन आउट अगर इसे देखोगे तो ई और एच, ई प्लस 3 एच होता है और सी प्लस 3 एफ होता है, तो यहां तो एडिशन प्लस 3 का है। आई और एल के बीच देखिए, आई प्लस 3 एल और जी प्लस 3 जे, ये दोनों तो सिमिलर चल रहे हैं। आगे देख लेते हैं, एम प्लस 3 पी ठीक जा रहा है, के प्लस 3 एन ये भी ठीक जा रहा है, लेकिन टी प्लस 4 हो रहा है एक्स। आगे चेक क्यों करें, बाकी सभी में तो 3 का डिफरेंस है, यहाँ 4 आते ही मतलब यही ऑड होगा, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम का अप्रोच ये होता है कि हम बैठ के पूरा सॉल्व नहीं करते, अगर हमें ऑप्शन 3 सही दिख गए तो चौथा गलत है, 3 गलत दिख गए तो चौथा सही है, एलिमिनेशन रूल का यूज करते हैं। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट, यहां पे भी वही करना, ऑड वन आउट, इनके बीच का गैप। तो देखो m प्लस 4 होता है q, और q प्लस 17 और 9 26, और यहां अगर हम गैप देखें तो 26 और 31 में 5 का गैप होगा, यानी +4 +9 +5 यहां दिख रहा है। यहां देखो तो 23 को 27 बनाएंगे तो +4 बिल्कुल सही, फिर a प्लस 8 हो रहा है, ठीक है 9 है ना, और 9 और 6 15 हो रहा है। मतलब इन दोनों में से कोई एक तो गलत है, क्योंकि पहला पहला मैच कर रहा, बाकी के दो का गैप नहीं मैच कर रहा। इनमें से किसी एक को चेक कर लो, इनमें से किसी से एक से सेकंड ऑप्शन का मैच करेगा, जिसका मैच करेगा वो सारे सेम हो जाएंगे और जिसका नहीं करेगा वो डिफरेंट हो जाएगा। अब जैसे देखो g प्लस 4 तो बेटा k होता है, और k प्लस 9 करने पर t आएगा, और t प्लस 5 करेंगे y। देखो यहां भी 495, यहां भी 495, यही तो डिफरेंस जा रहा है। तो बेटा हम चौथा ऑप्शन तक क्यों बढ़ेंगे, चौथा ऑप्शन तक बढ़ने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं, हमें ऑड 1 और 3 से ही मिल गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा ऑड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अल्फा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज। आइए देखिए यहां क्या बोला गया, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल, यानी जिनके ठीक पहले एक चिन्ह हो, एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, यानी सीक्वेंस बनेगा सिंबल नंबर सिंबल का, सिंबल नंबर सिंबल का। तो आइए जरा देखते हैं सिंबल नंबर सिंबल कहां दिख रहा है। देखो यहां दिख रहा है क्या, सिंबल नंबर सिंबल, देखो सिंबल नंबर लेकिन सिंबल नहीं, सिंबल नंबर है लेकिन फिर सिंबल नहीं, और आगे भी नहीं, यानी केवल एक ही ऐसा मिल रहा है और वो है परसेंटेज, 8 और डॉलर। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। थोड़ा सा ये नीचे रह गया है लेकिन उसमें लिखा हुआ है 1 ही। ठीक है, आइए मैं आपको ना थोड़ा सा इसे छोटा करके दिखा देता हूं, देखिए चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 1, तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, 1। ओके नेक्स्ट, बी सी ई एफ एंड एच,
हैव डिफरेंट हाइट्स, ठीक है। तो 5 जने हैं, बी सी ई एफ एच। बोला जा रहा है बी इज टॉलर देन सी बट शॉर्टर देन एच। अच्छा ठीक है, एच से छोटा है, सी से लंबा है। एच इज टॉलर देन ई, चलो एच ई से लंबा है, बट शॉर्टर देन एफ, यानी एच छोटा किससे है, एफ से छोटा है। ई इज टॉलर देन सी, ई जो है वो सी से लंबा है, सी से लंबा है, बट शॉर्टर देन बी, मतलब बी से छोटा है ई। मतलब अगर हम बात करें तो इसका क्रम की बात करें तो ये बी के बाद ई आ जाएगा और सी। देखो ई सी से लंबा है और बी से छोटा है, क्या पांचों का क्रम आ गया, आ गया, एफ एच बी ई और सी। तो अब हमसे सवाल क्या पूछा गया, हाउ मेनी पीपल आर शॉर्टर देन बी, बी से छोटे कितने हैं। तो देखिए 2 जने हैं, एक ई और एक सी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1 2, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अल्फाबेट नंबर मिक्स ये सीरीज है ना। तो बस करना क्या है, देखो जे के, हर ग्रुप के पहले लेटर को देख रहे हैं, जे के एल एम, तो एम के बाद अगला क्या आ जाएगा, एन। चेक करने की जरूरत नहीं थी, देखो एन 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 जी मैच कर रहा है। यहां ना आई कर लेना, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये आई, ठीक है, ये आई है बच्चों। तो एन जी दिख गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो मतलब फर्स्ट 2 को चेक मत करो, तीसरा देखो, तो एफ जी एच आई, तो आई के बाद क्या आना चाहिए, जे। यानी जो तीसरा लेटर होगा वो एन जी के बाद जे आएगा। देखो यहां आई था, ये गलत, देखो यहां जे दिख रहा है, यहां आई था, ये गलत, यहां भी जे दिख रहा है। अब नंबर की बात, 25 में 9 जोड़ेंगे तो 34 होगा, 34 में 9 जोड़िएगा 43, में 9 जोड़िएगा 52, तो बेटा 52 में भी 9 जोड़ लेंगे, आंसर 61 वाला नंबर होगा। देखिए ये नंबर 60 है, इसलिए ये भी गलत है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए बोला दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 5 3 डिजिट नंबर्स। अच्छा ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 3 डिजिट नंबर है। करना क्या है, आइए यहां देखते हैं। The position of how many numbers will remain unchanged if all these numbers are arranged in ascending order। ठीक है, बोला जा रहा है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होगा अगर हम इन सबको, सभी संख्याओं को आरोही क्रम में लगाएं। अब देखो आरोही क्रम में लगाओगे तो देखो इनमें से सबसे छोटा पहले आ जाएगा, कौन सा, 324। तो बेटा 324 सबसे पहले आ जाएगा, ये पहली संख्या होगी। अगली संख्या 473, 473, ठीक है, 324 476 के बाद अगला 529, 529 के बाद 648, और देखो 648 के बाद अगली संख्या 987। तो क्या कोई भी ऐसा नंबर बच रहा है जो ऊपर और नीचे सेम लिखा हुआ दिख रहा है, सेम प्लेस पर, नहीं, कोई भी ऐसा नहीं दिखा। देखो 473 324 अलग अलग स्थान पे है, ये दो अलग अलग नंबर है, तीसरे स्थान पर दोनों केसेस में अलग अलग नंबर है, चौथे में भी, पांचवें में भी। यानी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके स्थान में परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ओके, सिटिंग अरेंजमेंट है, वो भी सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। तो बच्चों हमने बात किया था कि जब भी हमें क्वेश्चंस सर्कल के भी आते हैं तो हम इसे स्ट्रेट लाइन पर हल कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन पर हल करने का फायदा ये होता है कि जो हमारा लेफ्ट राइट का मूवमेंट होता है वो उनके लिए भी लेफ्ट राइट का मूवमेंट होता है, मतलब दोनों की लेफ्ट राइट की मूवमेंट सेम हो जाती है। इनकी लेफ्ट राइट हमारे लेफ्ट राइट से सेम। तो काउंट कर लीजिए कितने, 2 2 4 2 6 1 7, 7 स्थान बना लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो बोला क्या गया, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में तीसरा बी है। तो एक अच्छी बात होती है सर्कुलर अरेंजमेंट में कि आप इसको कहीं भी रख लो, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो एफ के राइट में तीसरा कौन आ गया, बी। क्योंकि ये साइक्लिक फिगर है ना, तो इनको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते, किसी भी प्लेस पर एफ को रखिए और राइट में बी को रख लीजिए थर्ड प्लेस, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नेक्स्ट बोलेगा डी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के लेफ्ट में यानी बाईं और चौथे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे स्थान पर बच्चों डी है। अब बोला गया सी इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी नॉट डी, सी जो है वो बी के आसपास नहीं है, मतलब बी के लेफ्ट राइट में नहीं, और डी के भी आसपास नहीं। इस साइड एफ है और डी के लेफ्ट वाली ये वाली सीट होगी, तो ये वाली सीट पर भी सी नहीं होगा, डी के भी दोनों तरफ सी नहीं, मतलब सी के लिए तो केवल एक जगह बची, तो बेटा सी यहां आ गया।
ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी के दाएं तीसरा ए है, पहला दूसरा तीसरा, तो बच्चों यहां ए आ गया। और बोला गया ई इज नॉट द नेबर ऑफ डी, यानी डी के लेफ्ट राइट में ई नहीं, मतलब अगर डी के लेफ्ट की बात करें तो ये वाली सीट होगी, यहां भी ई नहीं, तो इसका अर्थ है बेटा ई तो यहीं आ जाएगा। अब देखो इनमें से बचा कौन, तो ए बी सी डी ई और एफ आ गया, बचा जी। और देखो सवाल क्या पूछा गया, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन ई एंड जी व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ई। ई के जब बाईं ओर से बढ़े तो ई का बायां इधर बढ़ेंगे, बाईं ओर देखने पर ई और जी के बीच कितने आ रहे हैं, तो देखो बेटा ई और जी के बीच एक दो तीन जने आ रहे हैं, इसके बाद जी आ जाएगा, तो ई के बाईं ओर एक दो तीन जने आ रहे हैं, तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। तो ई और जी के बीच आने वाले व्यक्तियों की संख्या 3 हो जाएगी। ध्यान रखिए ये साइक्लिक फिगर होता है, मतलब जी के दाएं जाना है तो हम डी एफ सी आ सकते हैं, उसी तरह डी के बाईं ओर जाना है तो हम जी ए बी आते हैं, बस ये ध्यान रखना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ, ये फिर से अल्फाबेट और नंबर की सीरीज आपको नजर आ रही है, इसे देखते हैं। तो देखो एफ आर डी पी, हर ग्रुप के पहले लेटर के बीच का गैप समझिए, तो एफ प्लस 12 करेंगे तो आर बनेगा 18, 18 में 12 जोड़िए 30, 30वां लेटर डी होता है। अब डी को 4 भी मान सकते हैं, 4 प्लस 12 16, 16 में 12 जोड़िएगा 28, 28वां लेटर बी होता है। ऐसे आपको इसको चेक करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि सभी में देखिए पहला ऑप्शन तो बी का ही है। अच्छा अगला भी देखिए आई, आई प्लस 12 करेंगे यू होगा, यू प्लस 12 बिल्कुल सही है, जी होगा, जी में 12 ऐड करेंगे तो एस आएगा। अब 19 में 12 जोड़े हो गए 31, और 31वां लेटर बेटा ई आता है, 31वां लेटर ई आता है, और ई आपको केवल एक ही ऑप्शन में सेकंड प्लेस पर मिल रहा है, हमें आगे चेक करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो सेकंड लेटर में भी 12 12 का गैप करेंगे, तो एस से 12 लेटर जब आगे जाओगे तो आपको ई मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, बोला गया आर यू ओ एन इज रिलेटेड टू वी वाई एस आर, तो देखो आर को वी बनाना अगर है, इन दोनों के पहले लेटर को रिलेट करो, तो +4 कर रहे हैं, u +4 भी y जा रहा है, o +4 भी s जा रहा है, और n +4 भी r जा रहा है, यानी सभी में 4 ऐड हो रहा है। जैसे अब देखो यहाँ t w q p, तो बेटा इसमें भी 4 4 ऐड कर लो, t से 4 लेटर आगे x आता है, w से 4 लेटर आगे a आता है, q से 4 लेटर आगे u आएगा, और p से 4 लेटर आगे t आएगा, तो हमारा आंसर होगा XAUT, जो कि आपको तीसरा ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर 3। मतलब लेटर्स के भी, अल्फाबेट के भी क्वेश्चन इजी हैं, नंबर्स के भी क्वेश्चन इजी हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। हाँ, अब बात करते हैं जरा वेन डायग्राम का। तो इस वेन डायग्राम के क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, हमें क्या निकालना, बोले जा रहा हाउ मेनी पर्संस आर बोथ पुअर एंड अनएजुकेटेड बट नॉट फेमस, मतलब हमें वो हिस्सा देखना है जो पुअर के अंदर हो, एजुकेटेड के अंदर हो, लेकिन फेमस नहीं। देखो ये वाला सर्कल फेमस है ना, फेमस वाला नहीं, और वो बंदे जो पुअर के अंदर भी आ रहे हो और एजुकेटेड के अंदर भी, अनएजुकेटेड के अंदर भी आ रहे, पुअर और अनएजुकेटेड के अंदर आने वाले कितने हैं, 5 हैं, तो हमारा आंसर यहां 5 होगा। ठीक है, तो पुअर और अनएजुकेटेड का कॉमन, केवल इन दोनों का कॉमन, तो इन दोनों का कॉमन मतलब ये वाला हिस्सा जो दोनों के ही कॉमन में आ रहा है, विच इज 5। अल्फाबेट की एनालॉजी जरा इसे भी देख लेते हैं, यहां पे क्या पूछा जा रहा है, तो देखो एन है और यहाँ फर्स्ट लेटर एस है, तो मतलब इन दोनों के फर्स्ट लेटर को रिलेट करो तो +5 हो रहा है। अब देखो ये सी को एफ बना रहे हैं तो अगले में +3 हो रहा है, और जी को एफ बना रहे हैं तो -1, सेकंड में भी देख लोगे तो ऐसा ही दिखेगा, s +5 होता है x, सेकंड लेटर को देखो q और t, तो q +3 होता है t, और o से एक लेटर पीछे जाओगे n, यानी +5 +3 -1 का रिलेशन किस ऑप्शन में नजर आ रहा है। ठीक है, देखो r +5w बिल्कुल जा रहा है, e +3h ये भी जा रहा है, लेकिन देखो यहाँ v +1 हो जा रहा है, हमें -1 चाहिए, ये नहीं होगा। यहाँ देखो i +5n, u +3x, लेकिन d -3 है, ये भी गलत हो गया। यहां देखो m +5r बिल्कुल ठीक, k +3n ये भी ठीक है ना, और देखो y -1x, तो यही हमें सेकंड ऑप्शन से मैच होता हुआ नजर आ रहा है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ 96 12 का आपस में जैसा रिलेशन है,
184, 23 का आपस में जैसा रिलेशन है, इनमें से किसका वैसा ही रिलेशन है? तो ध्यान से अगर देखोगे ना तो सेकंड नंबर का, ठीक है, सेकंड नंबर पे आइएगा, 12 के टेबल में क्या 96 आता है? तो बेटा 12 के टेबल में आता है 12 अठे 96। तो 23 के टेबल में क्या 184 आता है? जी बिल्कुल आता है। 23 का भी 8 गुना कर लीजिए तो ये आपको मिल जाएगा 184। यानी सेकंड नंबर के 8 गुना करो तो पहला नंबर बन जाएगा। 16 का 8 गुना 130, नहीं जी। 18 का 8 गुना करो तो 8 अठे 64 और 8 और 6 14, बिल्कुल आ जा रहा है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सेकंड ही हो गया। ठीक है, ये 8 गुना पे जाएगा नहीं क्योंकि 9 अठे 72 होता है और ये 9 गुना है तो ये भी नहीं है। मतलब आप ऐसे भी देख लेते तो भी आपका आंसर ऑप्शन सेकंड ही आता। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डे बेस्ड क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि each of PQ, RS, TU and V have exam on different days of a week. ओके, यहाँ डे बता दिया गया, कहाँ से शुरू करना है? मंडे से, और कहाँ खत्म करना है? संडे को। तो हम लोग बस ये ध्यान रख लेते हैं, ये हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और बच्चों संडे, 7 दिन है। अब देखिए क्या बोला गया, Q हैज द एग्जाम ऑन सैटरडे। Q का एग्जाम तो शनिवार को है तो Q को शनिवार को रख दिया। ओनली 4 पीपल हैव एग्जाम्स आफ्टर यू। यू के बाद केवल 4 व्यक्तियों का ही एग्जाम है, केवल 4 व्यक्तियों की ही परीक्षा है यू के बाद। यानी नीचे के 4 स्थान 1 2 3 4, 4 को छोड़ दीजिए और उसके ठीक ऊपर यू को रख दीजिए ताकि यू के नीचे 4 स्थान नजर आए। देखो 1 2 3 4, यू के नीचे 4 आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। R has the exam immediately before T, यानी T के ठीक पहले कहीं आ रहा है, ये दोनों एक साथ आने। अब ये दोनों लगातार अभी मंडे ट्यूसडे भी आ सकते हैं, थर्सडे फ्राइडे भी आ सकते हैं, बट नॉट ऑन मंडे। देखो एक बात क्लियर कर दी कि T से तो ठीक पहले है R का एग्जाम, लेकिन बेटा R का एग्जाम सोमवार नहीं है। अब अगर R का एग्जाम सोमवार नहीं है तो RT तो बेटा यहां नहीं आ सकते। इसका अर्थ तो यही बचा, R और T के लिए थर्सडे और फ्राइडे वाला दिन ही बचा। ये दोनों लगातार के दिन पर R और T आ जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? और देखो नेक्स्ट बोला गया S हैज द एग्जाम आफ्टर P बट बिफोर U। मतलब U के पहले कहीं S आएगा लेकिन P के बाद भी आना चाहिए, इसलिए हम सबसे पहले S को नहीं रख सकते क्योंकि P के बाद भी आना था। अब देखो 7 में से 6 एग्जाम आ गए हैं, बचा है V, तो 7वें दिन V का एग्जाम होगा। और देखो सवाल क्या पूछा गया, हाउ मेनी एग्जाम्स आर बिटवीन R एंड V। R और V के बीच कितने लोगों का एग्जाम है? तो बेटा ये रहा R और ये रहा V, इनके बीच तो 2 ही लोगों का एग्जाम है। हमारा आंसर 2 होगा, हमारा आंसर 2 होगा। चलिए मेरे ख्याल से ये आखिरी क्वेश्चन है। यस बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन, और ये भी देखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग का, और वो भी सेंटेंस बेस्ड कोडिंग का। तो देखो यहां पर क्या निकालना है हमें, व्हाट इज द कोड फॉर फैन। फैन का कोड निकालना है। तो बेटा फैन आपको ये ढूंढना होगा, फैन है कहां का। देखो फैन आपको यहां दिख रहा है पहले सेंटेंस में, दूसरे में नहीं दिखा, तीसरे में दिख रहा है। लेकिन मतलब पहले और तीसरे में जो कॉमन कोड होगा वही तो होगा। इन दोनों में कॉमन देखिए क्या नजर आ रहा है, डी वाई नजर आ रहा है ना, डी वाई नजर आ रहा है। तो हमारा आंसर जो है वो डी वाई हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाई। तो ये थे बेटा आरआरबी जेई सेट नंबर 7 जो आज हमने डिस्कस किया। इसी तरह अगले सेट को लेकर मिलेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। और अगर आप लोगों को ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज 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 हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके एग्जामिनेशन की जो भी आप प्रिपरेशन अपकमिंग एग्जाम की कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड प्रैक्टिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।